गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। क्लास 12 की बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम आगे 11 नंबर पॉइंट, अनुबंध में कुछ ठहराव ऐसे होते हैं बच्चों जिनका कोई भी कानूनी अस्तित्व नहीं होता, ना तो उन्हें कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सकता है, ना वो वाद योग्य होते। यानी ऐसे अनुबंध या ऐसे ठहराव जिन्हें कानूनन परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सके, यानी ऐसे अनुबंधों के पूर्ण न होने पर कानूनन किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं ली जा सकती, तो वो ठहराव बच्चों व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। अब कौन कौन से ठहराव व्यर्थ होते हैं, इन बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 8 पॉइंट है बच्चों। देखो, सीधी सीधी एक बात पहले और सुन लीजिए कि जो ठहराव कानूनन परिवर्तनीय हो वो अनुबंध कहलाते हैं, और जो ठहराव कानूनन परिवर्तनीय नहीं हो वो व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यर्थ ठहराव कहलाते हैं। देखो बच्चों, ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय न हो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय न हो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। ऐसा ठहराव पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता। ऐसा ठहराव पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। कहने का मतलब समझ के होंगे बच्चों, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है ऐसे ठहराव पर। ना तो किसी का दायित्व होता है, ना उसका अधिकार कि वो उससे अपनी हानि या क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सके। तो कहने का मतलब है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी भी बात को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जिन ठहरावों को अगर कानून परिवर्तनीय नहीं करा सके उन ठहरावों के संबंध में। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, तो जो ठहराव कोर्ट द्वारा परिवर्तनीय न हो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। इससे किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, ना कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचनों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकता है। अब देखो, ये कौन कौन से ठहराव होते हैं बच्चों जो व्यर्थ घोषित होते हैं, जो व्यर्थ घोषित होते हैं। तो देखिए, पहला बिंदु है इनका, अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार। अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार जैसे अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला, राजनियम द्वारा अयोग्य जोखिम व्यक्ति के साथ अनुबंध किया जाना हो तो वो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात कि जो ठहराव कानूनन परिवर्तनीय नहीं हो वो तो व्यर्थ है ही। कुछ ठहराव ऐसे भी होते हैं बच्चों जो अयोग्य पक्षकारों के साथ किए जाते हैं। अयोग्य पक्षकारों में नंबर 1 होता है अवयस्क, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। नंबर 2, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला, यानी जिसका दिमाग ठीक न हो। नंबर 3, कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित कोई दिवालिया, कोई नैतिक दुराचार का दोषी व्यक्ति। ये सारे जब व्यक्ति किसी पक्षकार के साथ अनुबंध कर लेते हैं तो बच्चों वो अनुबंध व्यर्थ माना जाता है, वो ठहराव व्यर्थ ठहराव माना जाता है। अब देखो बच्चों, दूसरी बात, जब ठहराव के दोनों पक्षकार के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती हो तो वह वचन व्यर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, ये ए है ना, बी को कहता है कि 100 तेल के पीपे मुझे सोमवार को भेज देना। अब बी क्या होता है, बी सोचता है, एक तो बी को ये नहीं पता होता कि कौन से तेल के पीपे,
और बी कौन से सोमवार को भेजे, वो सोचता है किसी महीने के अंतिम सोमवार को, और ये देख के कहता है पहले महीने के पहले सोमवार को। मतलब इसका भी तथ्य गलत था प्रस्तुत करना, इसको तथ्य समझने में क्या हुई गलती। तो इन दोनों के बीच में ये तथ्य संबंधी गलती है और इस संबंध में किया गया ठहराव व्यर्थ ठहराव माना जाता है। क्लियर है बच्चों? अगला पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हो गया अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार, जैसे अवयस्क, अस्वस्थ, राज नियम द्वारा जोखिम प्राप्त व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति। नंबर 2, दोनों पक्षकार किसी भी ठहराव की जो मुख्य तथ्य होता है उस पर गलती पर रहे हो। अब तीसरा बिंदु, विदेशी राज नियम के संबंध में गलती के आधार पर हुए ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। मतलब विदेशी कानून में अगर हमने कोई ठहराव किया उसमें विदेशी नियमों के अनुसार कोई अगर गलती है तो भी वो ठहराव क्या माने जाएंगे, व्यर्थ ही घोषित माने जाएंगे। नेक्स्ट है, जिन ठहरावों का प्रतिफल और उद्देश्य में से क्या होता है, अवैधानिक होता है। बिल्कुल बच्चों, जो ठहराव गैर, यानी कहने का मतलब है अवैध उद्देश्य हेतु या गैर कानूनी उद्देश्य हेतु किया गया हो, या जिसमें प्रतिफल का अभाव हो, या प्रतिफल नैतिक न हो, प्रतिफल अनैतिक हो, गैर कानूनी हो, अवैधानिक हो, तो ऐसे ठहराव भी व्यर्थ ठहराव माने जाएंगे। अब देखो 4 बिंदु हो गए आपके। नंबर 1 था अयोग्य व्यक्तियों के साथ। नंबर 2, दोनों तथ्य पर गलती कर रहे हो। राज नियम, विदेशी राज नियम की गलती कर रहे हो। प्रतिफल और उद्देश्य अवैध होता है, यानी कहने का मतलब ए ने किसी के व्यापार में रुकावट डालने के लिए कोई ठहराव किया, विवाह में रुकावट डालने का कोई ठहराव किया, किसी को मारने की धमकी या किसी को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का ठहराव किया, ये सारे अवैध उद्देश्य होते हैं, ये सारे अवैध उद्देश्य होते हैं। अब देखो बच्चों अगला पॉइंट है, अवयस्क को छोड़कर किसी अविवाहित व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले व्यर्थ। देखो अवयस्क व्यक्ति 18 से कम है, उसकी शादी में अगर कोई रुकावट डाली जा रही तो वो सही बात है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन वयस्क व्यक्तियों की शादी में रुकावट डालने के संबंध में जो भी ठहराव किए जाते हैं तो वो अवैध या व्यर्थ ठहराव माने, क्योंकि हर व्यक्ति को विवाह करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके आप शादी में किसी भी प्रकार का कोई भी रुकावट विघ्न नहीं डाल सकते। अब मान लो ऐसा कोई व्यक्ति डील करता है किसी पक्षकार से कि फलाने चंद का विवाह में रुकावट डालनी, उसकी शादी रुकवानी, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। अब वो मान लो कोई ऐसा कार्य करता है और वो पक्षकार उसको पैसे देने से मना कर देता है, तो वो व्यर्थ ठहराव ही माना जाएगा, उसका कानूनन कोई भी अस्तित्व नहीं होता। प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के लिए, प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के लिए किसी कानूनी व्यवसाय, धंधे, व्यापार में रुकावट डाली जा रही है तो उस सीमा तक व्यर्थ होगा। कारण कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को व्यापार पे, सीधी सीधी बात है, व्यापार में रुकावट डालना, किसी को व्यापार करने नहीं देना, उनको डराना धमकाना, उनसे हफ्ता वसूली करना, व्यापार करने नहीं देना, ये सब क्या है, व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में आते हैं। अब देखो कोई भी लीगल कार्रवाई हो रही, कोई वैधानिक काम हो रहा है, उसमें अगर हम कोई रुकावट डालें तो भी हम व्यर्थ ठहराव के दोषी माने जाएंगे। मान लीजिए अब सब क्या होता है बच्चों, दो व्यक्तियों के बीच में डील ही होती है कि उस कार्य को रुकवाना है, वहां पे व्यापार नहीं करने देना है, तो वो काम जब उससे संबंध में कोई ठहराव होते हैं, वो कार्य करते हैं ऐसे, तो वो अवैध माने जाते हैं, ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। अब कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसमें कोई विघ्न डाल रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस संबंध में अगर किसी ने उसके साथ एग्रीमेंट किया है ऐसा काम करवाने के लिए तो वो व्यर्थ ठहराव है। जब ठहराव इस प्रकार का हो कि उसका अर्थ निश्चित नहीं हो सकता, भ्रमात्मक हो, संदेह प्रकृति के, व्यर्थ होते हैं। जैसे राधे श्याम को अपना घोड़ा 5,000 या 10,000 रुपए में बेचने का ठहराव करता है, या 5,000 या 10,000 का क्या मतलब बच्चों, अनिश्चितता है, 5 भी है, 10 है, एक मूल्य निश्चित नहीं है, तो वो व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में माना जाएगा। तो बच्चों लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू वॉइड एग्रीमेंट में मैंने आपको 8 बिंदु बताए। कितने बिंदु बताए? 8 बिंदु बताए। आई होप आपको एकदम 8 बिंदु अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ये इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये व्यर्थ ठहराव संबंधी वैधानिक नियम। तो देखिए अब आगे 9वां पॉइंट है बच्चों आपका बाजी के ठहराव। 9वां पॉइंट क्या आपका बाजी के। देखो बच्चों बाजी के ठहराव क्या होते हैं, सट्टा वगैरह जो होते हैं ना, ये बाजी लगाना, ये ठहराव। बाजी के ठहरावों की ऐसी प्रकृति होती है कि इसमें ठहराव के एक पक्षकार को लाभ या दूसरे पक्षकार को जीत हानि होती है। बिल्कुल, दो पार्टियों ने कोई सट्टा जुआ खेला तो एक हारेगा तो दूसरे का क्या होगा, वो विनर होगा, जीतेगा वो। एक की हार दूसरे की जीत, एक का नुकसान एक का फायदा होता है। बिल्कुल, तो ये जो ठहराव होते हैं वो भी हमेशा क्या माने जाते हैं, व्यर्थ ठहराव माने जाते हैं। अब देखें राम और श्याम क्या ठहराव करते हैं कि सोमवार को जयपुर में बारिश होगी, श्याम कहता नहीं होगी, अगर होगी तो राम जीत जाएगा, नहीं होगी तो श्याम जीत जाएगा, एक दूसरे को 1000 रुपए देने का वादा करते थे। तो ये जो राम और श्याम के बीच में जो ठहराव हुआ है बच्चों, ये बाजी का ठहराव। क्या है, बाजी का ठहराव। अब ध्यान रहे कुछ बाजियां ऐसी भी होती है बच्चों जो प्रकृति के अनुसार बाजी के ठहराव लगते हैं लेकिन वास्तव में नहीं होते, तो ऐसे ठहरावों को वेद माना गया। जैसे घुड़दौड़ रेस चल रही है, उस पर मैंने जुआ खेला, तो वो घुड़दौड़ के जो ठहराव है, चिटफंड के ठहराव है, अनुबंध के ठहराव है, तेजी मंदी के व्यवहार, सट्टे के व्यवहार है, वर्ग पहली बाजी के ठहराव में शामिल नहीं होते। ये सब क्या माने जाते हैं, वैध ठहराव माने जाते हैं। इसमें भी यही है, एक पक्षकार जीतता है, दूसरा पक्षकार हारता है। तो ये सारे जो ठहराव हैं ये बाजी के ठहराव माने जाते हैं, ये नहीं माने जाते, इन्हें वैध ठहराव की श्रेणी में रखा गया। कौन कौन से, घुड़दौड़ के ठहराव, चिटफंड संबंधी, बीमा संबंधी, कोई वर्ग पहली या व्यापारिक सट्टे के लेन देन, ये सब क्या जैसे एनसीटेक्स एमसीएक्स आता है ना बच्चों, शेयर मार्केट वगैरह में होते हैं। तो ये सारे ठहराव क्या है, वैध ठहराव है। इनके अलावा जो भी बाजी होती है वो सब क्या है, व्यर्थ ठहराव माने जाते हैं। अब देखो बच्चों कौन कौन से ठहराव बाजी के ठहराव हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यदि कोई ठहराव किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, बिल्कुल, तो वह ठहराव व्यर्थ होगा। अब पहला पॉइंट है कि यदि किसी जो घटना असंभव होती है और उसकी बाजी लगाई जाती है, वैसे ठहराव किए जाते हैं। एक मिनट बच्चों, ये जो अपना 10वां पॉइंट है ना बच्चों, ये यहाँ पे अन्य बिंदु है, ध्यान रखना, यहाँ पे अन्य ठहराव है, यानी 11 के बाद ये जो 8वां पॉइंट है ना बच्चों, इधर देखिए 8वां, उसी में 11वें में है ये 9वां, उसी में है ये 10वां, ठीक है ना। अभी यही पॉइंट चल रहा है अपना, व्यर्थ ठहराव संबंधी कानूनी प्रावधान। अब ये 9वां पॉइंट हेडिंग के रूप में इसलिए दिया कि ये थोड़ा विशेष पॉइंट है, लेकिन है ये इसी का ही पार्ट है, समझ गए ना। तो देखिए 10वां पॉइंट क्या आगे, ऐसा ठहराव जो संभव घटना पर निर्भर करता हो क्या माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। जैसे राम श्याम को कहता है कि वह उसको अपनी कार 1 लाख में बेचेगा। अब एग्रीमेंट से पहले वो कार एक्सीडेंट में नष्ट हो चुकी है, तो अब उसको पता ये असंभव घटना है, अब वो कार उसको नहीं बेची जा सकती। राम ने श्याम को कहा कि वो आसमान से तारे तोड़ कर लाएगा, ये भी असंभव घटना है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसी चीजें या ऐसी घटनाएं जिनका पूर्ण होना असंभव हो, उनके संबंध में अगर कोई भी ठहराव किए जाते हैं दो पक्षकारों द्वारा, तो वो बिल्कुल व्यर्थ होंगे, उनका कोई भी कानूनी अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे हो ही नहीं सकते। इसमें एग्जांपल दिया कि वो अगर उससे शादी करेगा तो 5000 देगा, और शादी क्या करेगा, वो लेडीज पहले ही मर चुकी है, तो ये अवैध या व्यर्थ ठहराव माना जाएगा। अब देखो कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो किसी ऐसे काम को करने के लिए प्रारंभ से ही असंभव है, प्रारंभ से ही असंभव, मतलब यही मैंने जो अभी तारे वाला उदाहरण दिया। जैसे पंडित ज्ञानेश्वर ने क्या कहा कि जमीन से जादू से वो खजाना निकाल कर देंगे,
तो ये क्या है, अपने आप में व्यर्थ ठहराव। ये क्योंकि ऐसी घटनाएं पॉसिबल नहीं है, ये घटनाएं संभव नहीं है। तो बच्चों, तारे का उदाहरण है, जमीन से खजाना निकालना है, जादू से किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना है, ये सब असंभव घटनाएं हैं। और ऐसे काम के संबंध में जो भी ठहराव किए जाते हैं वो सारे के सारे व्यर्थ ठहराव माने जाते हैं। तो बच्चों, एक बार सारा रिवाइज करते हैं 11वां पॉइंट अपना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से व्यर्थ ठहराव माने जाते हैं। नंबर 1, अवयस्क व्यक्ति के साथ जो भी ठहराव किए जाते हैं, पागल व्यक्ति के साथ जो भी ठहराव किए जाते हैं, या नैतिक दुराचारी या कानूनन अयोग्य व्यक्ति के साथ जो भी ठहराव किए जाते हैं, वो हमेशा व्यर्थ माने जाते हैं। तथ्य संबंधी गलती पर दो पक्षकार रहते हैं तो वो भी अयोग्य, व्यर्थ माने जाते हैं। विदेशी राज नियम की गलती पर कोई ठहराव किया जाता है तो वो भी व्यर्थ माना जाएगा। प्रतिफल का उद्देश्य या जो भी उस ठहराव का उद्देश्य वो अवैध होनी चाहिए तो भी वो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा। अब अवैध को छोड़कर किसी आदमी के विवाह में अगर रुकावट डालने का ठहराव किया जाता है तो वो ठहराव क्या बच्चों, व्यर्थ माना जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है, उसके कार्य में आप विघ्न नहीं डाल सकते। किसी व्यक्ति को व्यापार धंधे को करने में क्या की जा रही हो, प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको व्यापार में रुकावट डालने का ठहराव किया जा रहा हो तो भी वो ठहराव क्या माना जाएगा बच्चों, व्यर्थ ठहराव माना जाएगा। अब कोई भी जो ठहराव ऐसा भी है जो वैधानिक उद्देश्यों में विघ्न डाल रहा हो, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही, वैधानिक काम चल रहा है, उसमें अड़चने पैदा करने के ठहराव भी व्यर्थ माने जाएंगे। अब कई ठहराव ऐसे होते हैं जिनका अर्थ निश्चित नहीं होता, संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, तो ऐसे ठहराव भी क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। आम अपना घोड़ा 5,000 या 10,000 बेचने का एग्रीमेंट करते हैं, 5,000 या 10,000 का क्या मतलब है, या कोई भी निश्चित नहीं है सर, तो ये भी व्यर्थ है। बाजी के ठहराव भी व्यर्थ माने जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ बाजियां ऐसी होती है बच्चों जो लीगल होती हैं, वो बाजियां वैध मानी जाती है। उनके अलावा जो भी बाजी है वो सब क्या है, व्यर्थ ठहराव के श्रेणी में आती है। बारिश होने का सट्टा लगाना, किसी के मरने न मरने का लगाना, क्रिकेट के जुए के सट्टे लगाना, ये सब क्या है, अवैध है, व्यर्थ है। अब कोई असंभव घटना के घटित होने पर अगर कोई ठहराव किया जा रहा है, यानी कोई काम जो पॉसिबल नहीं है और उस संबंध में अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, कोई ठहराव किया जा रहा है, तो वो भी व्यर्थ माना जाएगा। ऐसे ठहराव जो शुरू से ही असंभव हो, जिनकी पूर्ति कभी पॉसिबल है ही नहीं, जैसे मृत व्यक्ति को जीवित करना, आसमान से तारे तोड़ना, जमीन से खजाना जादू से निकालने का ठहराव, ये सब ठहराव बच्चों क्या माने जाते हैं, व्यर्थ ठहराव माने जाते हैं। जिनका काम असंभव होता है, जो काम पॉसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। द एग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आर फुली वॉइडेबल या वॉइड एग्रीमेंट। तो जो ठहराव कानूनन असंभव कार्य वाले हों, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हों, बाजी के ठहराव हों, ये सब के सब कार्य व्यर्थ ठहराव की श्रेणी में माने जाते हैं। अब बच्चों, कल का हमारा टॉपिक होगा संयोगिक अनुबंध, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उस संबंध में हम कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं विकास आप लोगों से अलविदा लेता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।